हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। हम लोग एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 भूगोल विषय का आज चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग लगातार एनसीईआरटी कक्षा 9, उसके बाद कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 जो एनसीईआरटी भूगोल विषय का बुक है उसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। यह जो वीडियो रहेगा अनेक राज्यों के टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ अदर जो भी एग्जाम आप लोग देते हैं उसमें जो भी जीएस में जो भूगोल के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही ऑथेंटिक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो, आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। ठीक, तो हम लोग आज अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का। ठीक है, जलवायु अध्याय 4 जो है जलवायु है। हम लोग इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अफवाह तंत्र भी पढ़ चुके हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। ठीक है, किसी भी अगर प्राकृतिक पर्यावरण को समझना है तो उसमें 3 जो मूलभूत तत्व हैं वह क्या है? स्थलाकृति और अफवाह और जलवायु। ठीक है, आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन? स्थलाकृति, उस क्षेत्र की स्थलाकृति, उस क्षेत्र का अफवाह तंत्र और उस क्षेत्र की जलवायु। ठीक, तो हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, स्थलाकृति और भारत की स्थलाकृति और भारत की अफवाह तंत्र। ठीक, आज हम लोग भारत का जलवायु पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, ठीक है, कोई भी एक विशाल क्षेत्र हो और लंबा समय अवधि हो, जैसे लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विभिन्नताओं का कुल योग ही जलवायु। आप लोग हेडिंग डालेंगे जलवायु किसे कहते हैं, तो जलवायु एक विशाल क्षेत्र हो और लंबा अवधि हो, लगभग 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। आप लोग नोट कर लेंगे, कोई भी आपसे पूछ दे कि जलवायु किसे कहते हैं तो आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। यानी मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं लगभग एक ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? समय का। जलवायु जो है एक लंबे समय अवधि का होता है, यानी 30 वर्ष से अधिक एक ही प्रकार की विशेषता अगर रहेगी तो उसको जलवायु कह देंगे। जबकि मौसम है यह एक क्षणिक अवस्था होती है। ठीक है, कुछ घंटे, कुछ दिन। आगे हम लोग देखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखिए, मौसम को, जलवायु को महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्थाओं के आधार पर कितने भागों में? ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जान सकते हैं भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है। ठीक है, ये सब हम बारे में इसके जानेंगे। आगे देखते हैं। मानसून जो शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। तो आप लोग नोट कर लेंगे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। मानसून का क्या अर्थ होता है? एक ही वर्ष में वायु की दिशा, ठीक है, कभी मान लिया दक्षिण पश्चिम से आ रही तो उत्तर पश्चिम से हो जाए, एक ही वर्ष में उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए ऋतु के अनुसार। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? मानसून।
अब हम लोग भारत की मानसून देखते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। यानी एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो जो मानसूनी जलवायु है कहाँ कहाँ पाई जाती है, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। और भारत की जलवायु कैसी है, वह मानसूनी जलवायु है। सामान्य प्रतिरूप में तो आप लोग नोट कर सकते हैं, मानसूनी जलवायु एशिया में दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। साथ ही साथ भारत की जलवायु भी मानसूनी प्रकार की है, ये आप लिख सकते हैं। आगे, सामान्य प्रतिरूप में लगभग एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्थाओं में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की विभिन्नता है। ठीक है, तापमान एवं वर्षण आप लोग देखते होंगे गर्मियों के मौसम में अपने भारत में ही, ठीक है, पूरे भारत में अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण तो तापमान कहीं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं बहुत कम होता है। जैसे आप अगर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाएंगे तो तापमान लगभग 40-45 तक रहता है। अभी वही जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे तापमान गर्मी के मौसम में भी 20 से कम ही रहता है। ठीक है, और वर्षा भी देखेंगे बरसात के मौसम में तो कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे वर्षा एकदम नहीं होती है। तो इसमें जो विभिन्नता है क्यों है, इसके बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे। ठीक, गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ का तापमान कितना ज़्यादा -45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जबकि थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री, थिरुवनंतपुरम कहाँ है, वह आपका केरल में है। ठीक है, वहाँ पे तापमान 22 रहता है, जबकि कहाँ पे जम्मू कश्मीर में ठंडी के मौसम में कितना हो जाता है, -45 पहुँच जाता है। तो इसमें अंतर क्यों है ये हम लोग जानेंगे। देखिए आगे, यहाँ कुछ क्षेत्रों में दिन एवं रात, कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि उसी रात में, ठीक है, तापमान नीचे गिर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो यह समान क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे जल, ठीक है, चारों तरफ पाया जाता है समुद्र, इसलिए वहाँ पे दिन और रात में तापमान लगभग बराबर रहता है। जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल के अभाव के कारण, ठीक है, और वायुमंडल में पारदर्शिता के कारण दिन में तापमान अधिक हो जाता है और रात में तापमान बहुत कम हो जाता है। आगे हम लोग देखें, अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतुओं के अनुसार वितरण में भी विभिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भागों में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी भारत में अगर देखा जाए पूरे भारत में कहीं वर्षा 400 सेंटीग्रेड तक हो जा रही है उसी मौसम में, बरसात के मौसम में, लेकिन कहीं कहीं ऐसा वर्षा हो रही है केवल 10 सेंटीग्रेड से भी कम वर्षा हो रही है, जैसे लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। भारत में वर्षा का जो ऋतु होता है गर्मी वाला, वह जून से सितंबर के बीच होता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसे आप लोग नोट करेंगे, भारत में अधिकतर भागों में वर्षा जून से सितंबर के महीनों में होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो एग्जाम में कई बार यह पूछा हुआ है तमिलनाडु में वर्षा किस महीने में होती है, तो आप लोग नोट कर लेंगे अक्टूबर एवं नवंबर में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है। ठीक है, जो हम लोग उत्तरी मैदान में ना, गंगा के मैदान में, यहाँ पे जो वर्षा होती है पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है, यही बता रहा है। ये जो विभिन्नताएं हैं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। यानी वर्षा और तापमान यानी जलवायु अगर देखा जाए तो हम लोगों के जीवन में विभिन्नता लाती है। विविधता भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में। आप लोग देखे होंगे जब आप लोग उत्तर पूर्वी राज्यों में जाएंगे, जैसे मेघालय में जाएंगे तो जो वहाँ पे घर होंगे, ठीक है, कीप के आकार के घर बनाए जाते हैं, हम लोगों के वहाँ नहीं बनाए जाते हैं। हम लोग अभी पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे लोग केवल चावल खाते हैं। कारण क्या है, वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, 3 बार वहाँ पे चावल की खेती की जाती है, गेहूं की कृषि नहीं हो पाती है। तो हम लोगों का भोजन, वस्त्र और घरों का प्रकार
जलवायु में विविधता के कारण ही होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्रों तथा गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? इस सब का उत्तर हम लोग इसी में देखेंगे। ठीक, जलवायु नियंत्रण। अब हम आगे पढ़ते हैं। जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अब नंबर 1 करिए, अक्षांश। नंबर 2 तुंगता ब्रैकेट में ऊंचाई। नंबर 3 वायुदाब एवं पवन तंत्र। नंबर 4 समुद्र से दूरी। नंबर 5 महासागरीय धाराएं। नंबर 6 उच्चावची लक्षण। तो ये आप लोग जरूर नोट कर लें। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। तो पूछ देगा एग्जाम में, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कितने प्रकार के प्रमुख कारक हैं? तो आपको क्या मारना है? 6। या पूछेगा जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक नहीं हैं, तो इसमें से कोई 3 रहेगा, एक कोई नहीं रहेगा, दूसरा कोई डाल देगा। ठीक है, तो आप इससे जान जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है, इसलिए अक्षांशों पे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, आगे परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ध्रुवों की तरफ समांतर तापमान क्या होता है? घटती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे दूरी भी बढ़ जाती है और तिरछी भी हो जाती है विषुवत रेखा की तरफ, ध्रुव की तरफ, इसलिए वहाँ पे तापमान घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, मान लिया है पृथ्वी का सतह है, इसके ऊंचाई यानी वायुमंडल में की ओर जाता है, तब क्या होता है? वायुमंडल की सघनता कम होती है, सघनता, ठीक है, कम होती है तथा तापमान घटने लगता है। हम लोग अगर धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंड होती है। पहाड़ों पे गर्मी के भी मौसम में ठंडा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है? घटता है। आप लोग पढ़े होंगे प्रति, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करती है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तैसे तैसे यह प्रभाव क्या होता है? कम हो जाता है। आगे देखते हैं। एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। गर्मी में बहुत अधिक एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा जहाँ पे पाया जाता है उसको महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। जैसे हम लोग बीचों बीच स्थित है ना, समुद्र से दूर स्थित हैं, तो हम लोगों के वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, हम लोग के वहाँ अगर देखा जाए तो महाद्वीपीय जलवायु किस्म की है। ठीक, कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। यानी अगर कोई महासागरीय गर्म जलधारा है, अगर तट पे आके टकराएगी तो वहाँ पे गर्मी बढ़ा देगी। अगर कोई महासागरीय ठंडी जलधारा लेके आ रही है तो वहाँ पे तट पे क्या हुई? जलवायु वहाँ की दशाएं परिवर्तित कर देगी। उदाहरण के लिए जब कोई तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है वहाँ वायु की दिशा समुद्र की तट की ओर तथा वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो हैं उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है महाद्वीपों के पश्चिम साइड जहाँ ये मरुस्थल पाए जा रहे हैं वहाँ पे ठंडी महासागरों में ठंडी जलधाराएं बहती है, साथ ही साथ जो वहाँ पे उपोष्ण वायुदाब की पेटी भी पाई जाती है, इस कारण। ठीक है, अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि इनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा के कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुखी ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। यानी कोई पर्वत है जिधर से हवा आ रही है इसको पवन भी मुखी कहते हैं। पवन भी मुखी, ठीक है, जिधर से हवा आ रही है और जिधर से हवा उतर रही है नीचे की तरफ इसको कहते हैं पवन विमुखी। ठीक है, जो पवन के विमुखी होता है यानी पीछे होता है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है उस ढाल पे। केवल जहाँ पे पवन टकराते हैं जिस ढाल पे वहीं पे वर्षा होती है। जहाँ से सीधे पवन नीचे उतरती है वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। हम लोग आगे देखते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, आप लोग नोट कर लेंगे हेडिंग, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। पहला है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश
यानी कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से, हम लिखवाए भी हैं अगले, इसके पहले वाले वीडियो जो पहला चैप्टर था, ठीक है। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के ऊपर उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है, इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे। ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से रोकता है, ठीक है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। आगे जलवायु, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है, कारक हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला कारक हो गया अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब एवं पवन। ये सब आप लोग लिखेंगे। भारत में जलवायु संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है। पहला वायुदाब एवं धरातली पवनें, दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक। आगे पढ़ते हैं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? आगे हम लोग देखेंगे। कोरियालिस बल पहले जान लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ठीक है। इससे उत्पन्न एक घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहा जाता है? कोरियालिस बल कहा जाता है, ठीक है। तो कोरियालिस कोई अलग से बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक प्रकार का आभासी बल है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवा होती है वो दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वह बाईं ओर हो जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत की वायुदाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी की तरफ मुड़ती है। भारतीय उपमहाद्वीप पे इसे निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है। कोष्ण मतलब उष्ण, ठीक है। नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। अब जेट धारा क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जेट धारा लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। अब थोड़ा जेट धारा के बारे में जान लेते हैं। जेट धारा एक संकरी मतलब पतली पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। यानी इसकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूरब की तरफ। कहाँ? यह धरातल से ऊपर क्षोभ मंडल पे, ठीक है, बहती है पश्चिम से पूरब की तरफ। एवं इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। इनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशी एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा है। सबसे स्थिर कौन सी जेट धारा है? मध्य अक्षांशी एवं उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा। जेट धारा क्या है? यह धरातल के ऊपर यानी क्षोभमंडल के ऊपरी भाग पे
पश्चिम से पूरब की तरफ बहने वाली एक हवा है, इसी को जेट धारा कहते हैं। इसकी गति जो होती है ठंडियों में ज़्यादा होती है और गर्मियों में कम होती है, ठीक है। ठंडियों में इसकी गति प्रति घंटा 184 किलोमीटर होती है, ठीक है, जबकि गर्मियों में इसकी गति 110 किलोमीटर हो जाती है, ठीक। आगे देखते हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भागों में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। पूर्वी जो जेट धारा होती है गर्मियों के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे प्रवाहित होती हैं, ठीक है। आगे हम लोग पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ देख लेते हैं। सर्दी के महीने में, इस समय हम लोग का सर्दी का महीना चल रहा है, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्राय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, ये सब जगहों पे उष्णकटिबंधीय चक्रवाती मानसून महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी हवाओं के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ठीक। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? देखिए यहाँ पे ये जो देखिए ये जेठ धारा है, चल रही है, ठीक है, यहाँ पे भी चल रही है जेठ धारा, ठीक। आगे देखिए ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा है, 14 डिग्री पे चलती है, अभी बताए हैं, ठीक। ये है धरातली पवन, ये, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय मानसून। अब भारतीय मानसून के बारे में देखते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों को सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। जो भारत में ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले जो नाविक थे उन्होंने ही सबसे पहले मानसूनी परिघटना पर ध्यान दिया था भारत के, ठीक है। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने यानी उत्क्रमण, कभी पूरब से कभी पश्चिम से, इसी को उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज पवनों के प्रवाह मार्ग की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत में आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को क्या कहा, मानसून नाम दिया था, ठीक। मानसून का प्रवाह देखा जाए, प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। जो मानसून का प्रभाव रहता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? पहला, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि उसके आसपास जो समुद्र है वहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र बनता है। दूसरा कारण, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसको ITCZ कहा जाता है, ठीक है, स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्राय विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसूनी ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तीसरा, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। चौथा, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तक के लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। पाँचवां, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धराव का तथा भारतीय प्रायद्वीपीय के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धराव का प्रवाह होता है, ठीक है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है आप जान लीजिए। यह विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यही पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण यह आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे विषुवत निम्न वायुदाब की पेटी होती है, यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी होती है, यहाँ पे उच्च वायुदाब, ठीक है। यहाँ पे हवाएं ऐसे आती हैं, पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं, दोनों आपस में विषुवत रेखा पे, ठीक है,
मिलती हैं, इसी को अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। जब दोनों व्यापारी पैमाने हवाएं दोनों गोलार्धों की व्यापारी पवनें विषुवत रेखा पे मिलती है, उसी को कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण मतलब कर्क रेखा जब सूर्य आएगा तो यह अभिसरण क्षेत्र उत्तर की तरफ हो जाएगी, जब सूर्य मकर रेखा पर जाएगा तो यह अभिसरण क्षेत्र खिसक के नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो गर्मियों के मौसम में यह अभिसरण क्षेत्र जब सूर्य कर्क रेखा पे, ठीक है, कर्क रेखा पे चमकता है सीधा, तो यह अभिसरण क्षेत्र और उत्तर की तरफ खिसक के आती है। ठीक है, यही भारतीय मानसून को बनने में सहायक करती है। ठीक, इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर दाब की प्रवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है समांतर दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, ठीक है, यानी कहाँ पे, पेरू के तट पे उच्च दाब होता है समांतर। तब हिंद महासागर में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में, मतलब उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी भाग है अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र निम्न वायुदाब होता है। ठीक, अगर प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर पेरू के तट के पास अगर वहाँ उच्च वायुदाब है तो अपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास निम्न वायुदाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में यह विपरीत स्थिति हो जाती है, यानी पेरू के तट पे गर्म हो जाता है और भारत यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, अब जो दक्षिणी दोलन है यह डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 131 पूर्वी तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 पश्चिमी देशांतर के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए आवश्यक की जाती है। ठीक है, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होता है औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। ठीक है, दाब का अंतर अगर ऋणात्मक है, ठीक, तो एल नीनो होगा। अगर दाब का अंतर धनात्मक है तो मौसम सामान्य होगा। यह एक गर्म समुद्री जल धारा है एल नीनो, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को इंसो यानी एल नीनो दक्षिण दोलन को संयुक्त रूप से इंसो कहा जाता है। अब एल नीनो के बारे में जान लेते हैं। एल नीनो जो है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, क्या है, स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारी पवनों को कमजोर कर देती है, शिथिल कर देती है। ठीक, आगे मानसून पर आगमन एवं वापसी, मानसून का आगमन एवं वापसी आगे देखते हैं। व्यापारी पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन यह स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य दिसंबर 100 से 120 दिन के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिन तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रफोस्ट यानी मानसून का फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। तो यहाँ में पूछ लेगा मानसून भारत के प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर कब प्रवेश करता है, तो जून के प्रथम सप्ताह पे, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब शाखा हो जाता है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। अरब की शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। ठीक, यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। जून के ही प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी की शाखा असम पहुंच जाती है। उच्च पर्वतों के कारण मानसूनी
मानसून पवनें पश्चिम के गंगा की मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब शाखा सौराष्ट्र और कच्छ कहाँ है, गुजरात में, देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। अब मानसून की वापसी कैसे होती है? मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो चित्र संख्या 4.4 में देखेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर से प्रारंभ होता है, उत्तर पश्चिम राज्यों यानी पंजाब हरियाणा से, ठीक है, उधर से लौटता है, सितंबर में प्रारंभ होता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से मानसून की वापसी हो जाती है, यानी दिसंबर जब शुरू होता है तब पूरे भारत से मानसून वापस हो जाता है, ठीक है। आगे द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है, ठीक है, प्रभाव में। अब हम लोग ऋतुएं देखते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप से होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में विभिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, नोट कर लेंगे आप। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, ठीक। अब हम लोग शीत ऋतु देते हैं। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु कब उत्तर भारत में होती है? मध्य नवंबर से फरवरी तक। भारत के उत्तरी भागों में अब देखिए मानसून का आगमन, ठीक है। यहाँ पे 1 जून को मानसून केरल में पहुँचता है, 5 जून को पहुँचता है ठीक है, बंगलोर मतलब कर्नाटक में, 10 जून को मुंबई में पहुँच रहा है, ठीक, मानसून। और 15 जून को यह अहमदाबाद पहुँच जाता है। 1 जुलाई को यह कच्छ वाले क्षेत्र में पहुँच जाता है। 15 जुलाई को राजस्थान में पहुँच जाता है मानसून, ठीक। यहाँ पे अब देखिए अपने यहाँ अगर देखा जाए, पटना में 10 जून तक पहुँच जाता है मानसून, गोरखपुर में 15 जून तक पहुँच जाता है, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं शीत ऋतु में। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। दक्षिण से अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तापमान घटने लगता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह घट के 10 से 15 सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। यह स्थल से समुद्र की ओर बढ़ती हैं शीत ऋतु में, तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन्हीं पवनों के कारण, किस पवनों के कारण? उत्तर पूर्वी पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। आगे देखते हैं। देश के उत्तरी भागों में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिम एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यह रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
तो शीत ऋतु में, ठीक है, स्थानीय तौर पे जो महावट, वर्षा को महावट कहा जाता है, यह रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु पता नहीं चलता है क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण, ठीक है, शीत ऋतु में यहाँ तापमान ना के बराबर कम होता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं आगे।